यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप कंटिन्यूटी के साथ लेक्चर देख रहे होंगे, ठीक है, जिससे कि बहुत अच्छा समझ में आता है, ठीक है। तो एज ए ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए इसको, ठीक है। आप अपने आप पर विश्वास करिए और पेशेंस और धैर्य के साथ आप लेक्चर देखिए। बहुत अच्छे समझाने का प्रयास करूँगा और आप देखिए कि आज के लेक्चर में आप क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो चैप्टर स्टार्ट किया हूँ, ठीक है, उसका ये सेकंड पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट पढ़ा चुका हूँ, आज हम लोग हाई कोर्ट पढ़ेंगे। देखिए आपके लिए बहुत अच्छे से कंटेंट को मैं डेली की तरह राइट करके रखा हूँ, ठीक है। और ये कहीं पर थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई क्योंकि लिखते वक्त दोनों पेज के किनारों पे क्या हो जाता है, थोड़ा सा पेपर मुड़ जाता है, ठीक है। तो इसको फिर स्कैन करने में थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो जाती है। तो ये कंटेंट आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीक्वेंस में मैंने डेली की तरह अरेंज किया है। तो छोटा सा लेक्चर होने वाला है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ आप बहुत अच्छे से देखिए। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, हूबहू रखे हुए हैं। चाहे जिस भी लेवल का सवाल आप वनडे से लेकर के, ठीक है, पीसीएस तक की बात कर रहा हूँ, या किसी भी ऐसे ग्रेजुएट लेवल का पेपर आप हूबहू दे पाएंगे, और दे नहीं पाएंगे बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये टॉपिक है उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट की बात है, इसमें पढ़ेंगे जो सुप्रीम कोर्ट लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं, और वो लेक्चर था 17 नंबर 16 नंबर। तो अर्थात सुप्रीम कोर्ट पार्ट 1 में कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 16 में कर चुके हैं। आज उसी के आगे हम लोग हाई कोर्ट और, ठीक है, उससे संबंधित अन्य फैक्ट जो भी होंगे वो पढ़ेंगे। तो पहले देखिएगा हाई कोर्ट के बारे में। जैसा कि मैं आपको एक व्यू दे देता हूँ कि जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्राम स्तर से लेकर के, खंड स्तर से लेकर के, जिले स्तर से लेकर के, राज्य स्तर से लेकर के सबसे ऊपर टॉप पर क्या था, सुप्रीम कोर्ट। समझ गए ना, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर जिले स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके नीचे मुंसिफ कोर्ट, उसके नीचे क्या था, मुंसिफ कोर्ट के नीचे आपका ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत है। ये हायरार्की थी, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि इंटीग्रेटेड होने की वजह से देश के सभी न्यायालय एक दूसरे से जुड़ते हुए ऊपर की तरफ आते हैं, और सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है। समझ गए ना, ठीक है। तो उसी के क्रम में सर्वोच्च न्यायालय आप पढ़ चुके हैं, जो संघ के स्तर पर, माने केंद्र के स्तर पर, देश के स्तर पे है, केंद्र के स्तर पे। तो पहला आपने पढ़ लिया। अब उसी के ठीक नीचे राज्यों के स्तर पर अपने अपने जो राज्य हैं के हाई कोर्ट हैं, उच्च न्यायालय हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा ये भाग 6 के अंतर्गत आते हैं। देखो मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले ही कि भाग 5 में संघ सरकार आता है, माने संघ से संबंधित पार्ट आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट केंद्र स्तर पे आता है, इसलिए केंद्र के भाग 5 में आता है, जबकि हाई कोर्ट राज्य के स्तर पर आता है, इसलिए ये पार्ट 6 के अंतर्गत आता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर रटना क्या है, भाग आप छोड़ दो, भाग एकदम मत रटो, कोई आवश्यकता नहीं ये, लेकिन रट लो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आते रहते हैं, ठीक है। कि आर्टिकल बताओ, तो आर्टिकल 214 से लेकर के 232 तक है। 232, इसका मतलब अगर ये रेंज रट ले तो कभी भी तुक्का भी मारने वाला होगा, तो आपको रटा होगा कि 232 के पहले अगर कोई है तो हाई कोर्ट से संबंधित है। अगर 233 गया, इसका मतलब हाई कोर्ट से केस निकल करके किसी अन्य कोर्ट में जाएगा, चाहे वो जिला कोर्ट में हो सकता है या अन्य किसी ग्राम न्यायालय या किसी न्यायालय में जाएगा। माने आपको एक समझ बता रहा हूँ कि अगर 232 से जैसे 233 गया, माने हाई कोर्ट से वो आर्टिकल निकल गया। ये रेंज रटने से आपके फायदे हैं, ठीक है। तो 214 और 214 इसलिए रटा देता हूँ, केवल 232 आपको रटना होगा। 214 इसलिए याद कर लेना है क्योंकि आपने पढ़ लिया है कि 124 में क्या था, 124 में सुप्रीम कोर्ट था, और मैंने कहा था कि इसी से सुप्रीम कोर्ट से ही बनता है। इसी अंक से 214 बनाइएगा तो हाई कोर्ट है आ जाएगा, और इसी से अगर 214 से आगे बढ़ कर के इससे ही बनाएंगे तो 241 बनेगा, जो संघ सरकार नहीं, संघ शासित प्रदेश या केंद्र सरकार या यूनियन टेरिटरीज के लिए जो कोर्ट होते हैं, न्यायालय होते हैं, उनके बारे में प्रावधान है। तो आपको देखो कैसे आसानी से रट जाएगा, आप कोशिश करो ना
कि 124 आया था सुप्रीम कोर्ट और 214 आया, इसी से बनाया 214 आया तो हाई कोर्ट और यहीं से स्टार्ट हो गया हाई कोर्ट, यही तो रटा रहा था। और इसी से अगर बना दे 241 और बड़ा आर्टिकल कर दे तो ये क्या है, यूनियन टेरिटरीज के लिए जो कोर्ट की व्यवस्था है, अपने जो हाई कोर्ट होते हैं उनके बारे में है। ठीक, तो ये तीनों एक सीक्वेंस में रटे जा सकते हैं, आप मेहनत करेंगे आसान होगा। तो 214 से 232 तक क्या है, हाई कोर्ट के बारे में है। आगे देखिएगा, सबसे पहले हाई कोर्ट का प्रावधान कब किया गया था, तो आप देखेंगे 1862 में, ठीक है, 1862 में, ठीक है। आप याद होगा आपको जब चैप्टर 1 पढ़ा रहा था, पॉलिटी का पहला लेक्चर, ठीक है, पॉलिटी का पहला लेक्चर या हो सकता है दूसरे में हो, ठीक है, जिसमें सारे चार्टर एक्ट और भारत परिषद अधिनियम में आए थे, भारत शासन अधिनियम आए, मतलब संवैधानिक विकास, उसमें ही एक एक्ट पढ़ाया था आपको 1861 का। तो उसी एक्ट के तहत ठीक है 1862 में 3 उच्च न्यायालय का गठन किया गया था, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। और मुझे अच्छे से भली भांति याद है, वहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि आप इसे कमेंट करके बताइएगा कि इस सन में 3 जगह वो कौन कौन सी थी जहाँ पर क्या है, न्यायालयों की व्यवस्था, हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई थी। आपने एक लोगों ने भी कमेंट नहीं किया था, वही तो है आगे, ठीक है। तो इसी के लिए कहते हैं कि अगर आपने अच्छे से एक बार मेहनत की तो एक लेवल के बाद चाहे जितने पेपर देंगे, ठीक है, वो हूबहू होंगे। हम लोग इस समय प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट जॉब में हैं, इस बार का पीसीएस का पेपर इतना टफ था, लोगों के हाथ पैर फूल गए, जबकि हम लोग सर्विस में आने के बावजूद कुछ नहीं पढ़ पा रहे थे, सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ के गए, फिर भी इस बार क्वालिफाई है, बैक टू बैक 4 बार होगा मेन, ठीक है। इसका ऐसा नहीं हो जाता है, आप एक बार जब रिदम में बहुत अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, ठीक है, तो वो फिर एक समय के बाद सारे पेपर आपसे हूबहू निकलते हैं। तो आप एक बार, इसीलिए मैं कहता हूँ एज ए ऑफिसर की तरह एक बार पढ़ लो, पेशेंस के साथ, कैसे एक मतलब अधिकारी कैसे उसमें धैर्य होता है, पेशेंस होता है, चीज़ों की समझ होती है और वो बड़ा सोचता है, ऐसे पढ़ लो तो आप कभी भी गिरी हालत में जाओगे तब भी प्रे निकलता है यार। जो अभी सर घटना चक्र पढ़ा रहे हैं वो भी बेचारे सर्विस में हैं गवर्नमेंट में, इस समय बावजूद उसके सोचिए वो भी तो प्री क्वालिफाई कर लिए ऐसे पेपर में और अभी फिर से मेन से लिखने जा रहे हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते, तो आप अच्छे से पढ़ लो एक बार दम लगा के, फिर तो कोई नहीं रोकेगा। तो सर्वप्रथम यही कमेंट आप किए होते, पढ़े होते, तो ये सारी चीज़ें कॉमन हो जाती है। ऐसे ही मैं कहता हूँ कि जब मेरे पढ़ाने का ही ओपिनियन है, आप पढ़ते जाएंगे तो मैं 360 डिग्री पढ़ाना चाहता हूँ। एक चीज़ें जब हम कभी मेंस पढ़ाएंगे, ठीक है, आने वाले कल में, तब देखेंगे तो हम कैसे सबको जोड़ के पढ़ेंगे, उससे ये आपको समझ में आ जाएगा कि अगर पॉलिटी को आप अच्छे से करें तो ढेर सारी जगह पे आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर वहाँ अच्छे से आप कमेंट किए होते तो ये छोटा हो जाता, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ। आगे देखिएगा, चौथा हाई कोर्ट कब बना था, तो 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरा के बाद चौथा, ठीक है, क्योंकि ये यूपी स्पेशल में, यूपी पीसीएस में अगर बैठेंगे या यूपी के जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें यूपी स्पेशल है। यूपी स्पेशल अगर आप रटे रहेंगे तो कभी कभी 11 से 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन तक एट इट इज पूछे जाते हैं, तो अलग से भी दिमाग में रखना है। तो 1866 या यूपी का सबसे पुराना, ठीक है, न्यायालय जो है वो कौन सा है, यही है। उच्च न्यायालय की स्थापना अभी पढ़ा, उच्च न्यायालय की स्थापना तो बता चुका हूँ कि अनुच्छेद 214 में है, क्योंकि 124 में तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गया। किंतु संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कोई एक हाई कोर्ट जिसके अंडर में कोई अन्य राज्य का भी, माने कोई अन्य राज्य भी आता होगा, या हो सकता है कोई यूनियन टेरिटरी भी आता हो। जैसे आप देखेंगे बम्बई में तो तब क्या है, दमन, दादर व नागर हवेली, दमन दीव, ऐसे क्या है ये सब, जैसे मुंबई हाई कोर्ट में, ठीक है, मुंबई हाई कोर्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि कोई राज्य और अन्य केंद्र शासित राज्य भी
एक या एक से अधिक राज्य के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना की जा सकती है, लेकिन इसकी पावर आपको रटना है। इसकी पावर कौन किसके पास है? तो इसकी ऐसी व्यवस्था करने की पावर संसद के पास है। यह किस आर्टिकल में है? तो यह 231 में। कैसे याद कर सकते हैं आप? देखो, 2 राज्य हों अथवा 3 राज्य हों, इन 2 राज्य हों या 3 राज्य हों, इन दोनों या तीनों राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की व्यवस्था की जा सकती है। माने एक ही हाई कोर्ट में 2 या 3 राज्य आ सकते थे। याद हो गया ना? 2, 3, 1, 2 राज्य हो या 1 राज्य हो, ठीक है, उनके लिए क्या है? 2 राज्य हो या 3 राज्य हो, उनके लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था की जा सकती है। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप, प्रयास करें तो बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नोट की बात कर ले तो दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, जिसका अपना हाई कोर्ट है। बाकी जितने भी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके अपने निजी हाई कोर्ट नहीं है। आगे देखिएगा, उच्च न्यायालयों का गठन देख लीजिए। देखो, एक ध्यान से समझना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये मुझे याद है अच्छे से, प्री में मैं इसे अटेम्प्ट कर चुका हूँ, चाहे आरओ में या पीसीएस में, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, देखो इसीलिए क्योंकि मैं कंटिन्यू जैसे 2 लास्ट टाइम बैक टू बैक 2 आरओ या आरओ का पेपर क्वालिफाई किया हूँ। ठीक है, मेंस में मेरा आरओ में प्रॉपर आरओ में 240 नंबर थे लास्ट टाइम, कट ऑफ गई थे 249 नंबर, 9 नंबर से नहीं हुआ है। और पीसीएस बैक टू बैक चौथा बार ये प्री है जो क्वालिफाई हुआ। तो इससे क्या है कि हम रिदम में होकर के इनको फोकस होकर के दिए हैं, तो मेरे दिमाग में हूबहू वो क्वेश्चंस याद हैं कि कौन से आए हुए थे, कौन से नहीं आए हुए थे, या कहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है, या क्या सही है, क्या क्या ज़्यादा ध्यान रखना है। इसीलिए आप इस चीज़ को समझते भी होंगे। देखो, गलत कहाँ होगा वो मैं बताता हूँ। आपसे पूछेगा कि उच्च न्यायालयों का गठन, तो आप फट से ऑप्शन में रहेगा 214 पहला ही ऑप्शन देखेंगे रहेगा। आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करो घटना चक्र का, वो मिलेगा। पहला ऑप्शन 214 है, दूसरा ऑप्शन या तीसरा या चौथा आपको मिलेगा 216। अब वहाँ पर क्या है? वहाँ पर ये लिखा है कि 214 में प्रत्येक राज्यों के अपने हाई कोर्ट होंगे, ऐसा केवल लिखा है, माने हाई कोर्ट होने की बात लिखी गई, लेकिन हाई कोर्ट का गठन नहीं। हाई कोर्ट का गठन किस में लिखा है? हाई कोर्ट का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 216 में है। ये आपको की पॉइंट है, ये रटना है। ठीक है, आप ऐसे पढ़ो, ठीक है, कि गलती को कम होने की व्यवस्था करो। बाकी सिलेक्शन तो इस बार आप देखो ना, 72, 73 तक जिसका सही है उसका भी हो गया है ना। तो इस तरीके से आप अच्छा करोगे तो किसी भी पेपर में निकाल लोगे। जिनकी संख्या समयानुसार राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाई जा सकती है। अब यहाँ पर आपसे गलती होगी, ठीक है, लेकिन आप एज ए ऑफिसर हो तो गलती मत करना। क्यों? क्योंकि अक्सर आपके दिमाग में आ जाएगा, ऑप्शन में रहेगा कि जिसकी संख्या, माने हाई कोर्ट में, ठीक है, हाई कोर्ट में जो संख्या होती है ना, कितने न्यायाधीश रहेंगे कितने नहीं, उनकी संख्या कौन बढ़ा सकता है, कौन घटा सकता है। ठीक है, तो कौन घटाएगा बढ़ाएगा? आप लगा देंगे संसद नहीं, यहाँ पर कौन है? राष्ट्रपति बढ़ाएगा, राष्ट्रपति बढ़ा सकता है। आगे देख लेगा, योग्यताएं की बात करें, माने योग्यताएं कौन कौन मतलब हाई कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है उसके बारे में। तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश 127 के क्लाज 2, तो क्लाज छोड़ दो आप, 127 केवल याद रखो। क्या याद रखेंगे? 127 याद रखो आप बस। इसमें योग्यताएं, वह भारत का नागरिक है, कॉमन बात होती है। आप यहाँ से देख लो, कम से कम वह 10 वर्ष तक भारत में किसी न्यायिक पद पर रहा हो, अथवा वह किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक लगातार क्या है? अधिवक्ता रहा हो। देखो, हम लोग सामान्य शब्द में वकील बोलते हैं, एडवोकेट बोलते हैं, लेकिन इसमें पॉलिटी में हम लोग जो अच्छा एप्रोप्रिएट शब्द प्रयोग करेंगे हर जगह, अधिवक्ता माने वकील होगा। अब आगे आएगा, समझ जाइएगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो यह अनुच्छेद 127 में ही, क्लाज 1 क्लाज छोड़ दीजिए, 127 में माने नियुक्ति और योग्यताएं इसी में है।
इसमें क्या है, नियुक्ति कौन करेगा ये देख लीजिए। ठीक है, देखिए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करता है। ठीक है, अब यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये जो लिखा है ना कि मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह करेंगे, तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले ही वो सलाह देते हैं? नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश से परामर्श ले करके तब अपनी परामर्श राष्ट्रपति को देते हैं, उसे परामर्श कहते हैं। ये ध्यान रखना है बस। ठीक, आगे देखिएगा, माने वो व्यक्तिगत अकेले नहीं देते। अन्य न्यायाधीशों की, तो देखो जब मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हो गई तो अब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है हाई कोर्ट में? अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही होती है, लेकिन अब कब? हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले लिए, लेकिन अब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तो बन गया, तो अन्य के लिए क्या है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी सलाह लेंगे और राज्यपाल से भी, उस राज्य के राज्यपाल से भी सलाह लेंगे, है ना। तो आप समझ गए होंगे, अच्छा आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए कार्यवाहक, हाँ देखो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिखते जाऊंगा, आप ध्यान से समझते जाना, ये बहुत आते हैं। यहाँ से 3 सवाल आप यहाँ से देख लेंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का आर्टिकल कौन सा है? 223 माने 223 है, ये भी आपको रटना पड़ेगा। आगे देख लीजिएगा कि मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये कब होता है? तो इसके लिए आवश्यक दशा क्या है, मैंने ऐसे पार्ट बना दिए ताकि आप समझ सकें। देखो, जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, अनुपस्थित हो अथवा असमर्थता की स्थिति में हो, तो ऐसी स्थिति में क्या है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा हाई कोर्ट के किसी अन्य वरिष्ठ नागरिक को क्या कर सकता है, वह तत्काल की स्थिति में मुख्य न्यायाधीश के कार्यभार को संभालने के लिए नियुक्त कर सकता है। क्लियर हो गई? अब ध्यान से समझ लो तो ये नीचे वाला समझ में आ जाएगा। अच्छा, जब कोई न्यायाधीश एक्टिंग चीफ बन जाएगा तो उसका पद तो खाली हो जाएगा ना, बताइए आप, उसका पद खाली हो जाएगा कि नहीं? तो इसके पद को, जब ये पद रिक्त हो जाएगा तो इस पद को भरने के लिए क्या है, अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। इसमें देखो कौन क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, लंबित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जब की जाती है तो उसे अपर न्यायाधीश कहते हैं। देखो, अपर न्यायाधीश क्या होता है? एडिशनल, इसका इंग्लिश समझोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसे अपर न्यायाधीश को क्या बोलते हैं? एडिशनल जज। ठीक है, माने हाई कोर्ट में मामले क्या है, अगर बहुत ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं तो पेंडेंसी को क्या करते हैं, हटाना होता है। तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा एडिशनल जज को नियुक्त किया जा सकता है। ठीक, लेकिन आगे देख लीजिएगा, जो अभी मैं ऊपर वाली लाइन से जोड़ रहा था कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से, अब उसे जोड़ता हूँ कि अनुपस्थिति या रिक्त हो जाएगी। जब अनुपस्थिति रिक्त हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश के रूप में जज के द्वारा काम करने पर, तो उसके पद को खाली कर जब हो जाएगा तो उस जगह पे कौन भरा जा सकता है? न्यायाधीशों के पद रिक्त की स्थिति में कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या रटना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये पूरी लाइन ही रटना है। ये पूरी लाइन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है? ये अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश, एडिशनल एंड कार्यकारी न्यायाधीश सिर्फ और सिर्फ मात्र केवल हाई कोर्ट में ही इसका प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट में
नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ही, केवल सुप्रीम कोर्ट, मात्र सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही यह व्यवस्था थी किसकी, तदर्थ न्यायाधीश की, किसकी, तदर्थ न्यायाधीश की, एडहाक पर जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति थी वह केवल सुप्रीम कोर्ट में होती थी, जो कोरम गढ़पूर्ति पूरा करने के लिए होती थी। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एडिशनल और कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रावधान सिर्फ हाई कोर्ट में यह प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। बस यही ध्यान रख लो भैया, केवल तदर्थ आया तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, एडिशनल या कार्यकारी जस्टिस आया तो सिर्फ हाई कोर्ट में व्यवस्था होती। यह अनगिनत बार पूछा, आप कितनी बार आप पेपर सॉल्व करना, ठीक है। हम लोग इतनी बार घटना चक्र और इतने टेस्ट लगाए हैं ना कि एकदम रटा है क्वेश्चन, बता सकते हैं कौन सा आता है, उतने भी आप रट लोगे भाई, तब भी आपसे प्री व्री कहीं नहीं जाएगा। देखो अब आप देखेंगे तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है घटना चक्र हिस्ट्री की निर्मल सर के द्वारा जो कराई जा रही है आप उनको पढ़ते होंगे या कभी पढ़ के देखो आप। अब आपको समझ में आएगा कि कैसे वो बार बार प्री निकाल रहे हैं, कैसे वो गवर्नमेंट सेलेक्टेड हैं और कैसे उनकी समझ 9 बार उस किताब को एक एक पार्ट उसके 9 बार करने से उनकी प्रतिभा या उनकी क्वालिटी आपको कैसे डिलीवर की जाती है वो आप उसे देख सकते हैं। तो आप उसे देखिए, ठीक है, समझ में आएगा और आप भी बहुत अच्छे से बन जाएंगे। तो देखिए, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में भी होता था, यहाँ पर भी होता था। तो ये 214 के 24 के कम है। अब देखो, जो सेवानिवृत्ति की बात बता चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट में भी देखो, अगर पेंडेंसी केस बढ़ जाए, मामले बहुत ज़्यादा हो जाएं, ओवर बर्डन होने लगे, ठीक है, तो आप बताओ ना, आप भी तो रिक्वेस्ट कर सकते हो, मतलब आप एक सलाह दे सकते हो ना कि ऐसा क्यों नहीं आप करते कि जो रिटायर्ड जज हैं उनको वेटेज दो, उनको सारे वेजेज दो, उनको सैलरी दो, उनको टेम्प्रेरी बेस पे ही उनको रिक्वेस्ट करो, उनको बुलाओ और मामले को दफ़ा करो, क्योंकि न जाने कितनों की फंडामेंटल राइट से रिलेटेड मैटर चल रहे हैं, कितने लोगों की ज़िंदगी सड़ रही है, ठीक है। तो आप भी तो ऐसी सलाह देंगे ना। तो ऐसी ही व्यवस्था में वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा था, अनुच्छेद 128 के तहत अवकाश प्राप्त जो जज थे उनसे रिक्वेस्ट किया जा सकता, आर्डर नहीं दिया जा सकता। वही बात यहाँ पर भी है। देखो, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से अनुरोध, रिक्वेस्ट किया जा सकता, आर्डर नहीं दिया जा सकता है। समझ गया, ठीक। आगे देख लीजिएगा, न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल 62 वर्ष होता है। सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल कितना होता है, तो 65 वर्ष होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन ये अपने पदावधि के पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। साथ ही साथ इन्हें अपने पद से पदच्युत माने हटाया भी जा सकता है, ठीक है। वही एक तरीके से महाभियोग की प्रक्रिया से 2/3 बहुमत से विधेयक पास करके दोनों सदनों में, ठीक है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया की बात करें, ठीक है, न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया देखें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दोनों में आपको एग्जैक्ट ये शब्द रटे होने चाहिए, पॉलिटी है, ठीक है। आपने कितनी बार ऐसा सुना है, ये भारत की न्याय प्रणाली की एक कमजोरी यही है कि संविधान में लिखी बातों से जो खेलना जानता हो, ठीक है, तो न जाने कितने केस ऐसे माने वर्षों खिंच जाते हैं और न्याय नहीं सुनिश्चित हो पाता है, क्योंकि क्या है, जो लिखी बात है वही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो यही याद रखिएगा, दूसरी नहीं। जैसे सिद्ध कदाचार, इसका एक आधार है, 2 ही आधार हैं, एक सिद्ध कदाचार प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ठीक है, और एक असमर्थता इनकैपेबिलिटी। और मैंने पिछली क्लास में बताया है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर का मतलब ये होता है केवल मिसबिहेवियर के आधार पर नहीं, बल्कि समिति का गठन करके उन पर जो मिसबिहेवियर का आरोप लगता है उसको समिति जब तक जस्टिफाई नहीं करेगी, सिद्ध करके प्रूव्ड नहीं कर देगी कि हाँ ये मिसबिहेवियर किए हैं, तब तक उस जज के अगेंस्ट, ठीक है, तब तक सदन की पटल पर प्रस्ताव लाया ही नहीं जा सकता, माने पारित नहीं हो सकता। समझ गए कि नहीं? तो इसलिए प्रूव्ड है, ये अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, इसलिए बार बार यहाँ नहीं रिपीट करूँगा। अब प्रक्रिया देख लीजिए, ठीक वैसे ही संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत से आप पास कर दीजिए, उसी दिन उसी टाइम उसी समय से
हाई कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल रिक्त हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते की बात करें तो अनुच्छेद 221 में है। ठीक, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते में क्या है, तो संसद द्वारा पारित विधि के अनुरूप इनका वेतन और भत्ता होता है। माने कौन वेतन और भत्ता तय करेगा, ठीक है, इनका तो संसद करेगा। ठीक, वर्तमान में अगर इनका वेतन देखा जाए तो 2.5 लाख रुपए चीफ जस्टिस को मिलते हैं प्रतिमाह, और 2.25 लाख रुपए किसको मिलते हैं, अन्य न्यायाधीशों को। ये कभी कभी छोटे वनडे पेपर में पूछ लिए जाते हैं, बाकी ग्रेजुएट लेवल में तो बहुत न के बराबर ऐसी संभावना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखा हूँ, देखो ध्यान से सुनना। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों ने इतनी मेहनत किया है ना, वो आपको मेरे बताने से आपको समझ में आएगा। हम चाहते हैं कि आपकी गलतियाँ कम हो जाए, बस मेरा एम ये है कि पढ़ाते वक्त मैं आपकी गलतियों को कम कर दूँ माइनस मार्किंग के दौर में, बस आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर लिखा है कि वेतन एवं भत्ते किसके, हाई कोर्ट के जजों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, माने राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। ठीक है, राज्य की संचित निधि से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिए जाते हैं, जबकि इनका पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अब आप सोचिए इतनी बारीकी से आप पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, इसीलिए तो वहाँ पर जाके क्या है, हौच पौच हो जाता है आपसे और माइनस में होके आते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, वेतन और भत्ते हाई कोर्ट के कौन देता है, हाई कोर्ट के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, जबकि उनकी पेंशन भारत सरकार की संचित निधि दिया जाता है। ये दमदार बात है और ये सब आता है। शपथ एवं प्रतिज्ञान की बात कर लें तो अनुच्छेद 219 में है, ओथ एंड अफर्मेशन की बात करता है। इनकी नियुक्ति यहाँ पर भी देखो बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊँगा, जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, या जो भी हैं बहरहाल सब गवर्नमेंट सेलेक्टेड हैं और सब बहुत मेहनत करके किए हैं, बहुत पढ़ाने का भी अनुभव रहा है, तो बढ़िया पढ़ाएंगे। देखिए शपथ एवं प्रतिज्ञान की बात करें तो नियुक्ति, देखो यहाँ पर खेला है, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है इनकी न्यायाधीशों की, लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, आप इतना बारीकी से पढ़ते क्या, जबकि शपथ और प्रतिज्ञान राज्यपाल अथवा उसके नामित किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष लिया जाता है। सोचो आप जैसे ही पढ़ते हो तो पट्ट से टिक मारते हो, गिर जाते हो मुंबल कि राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, उसी के प्रति शपथ भी लेता हो। अरे भाई मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वेतन भत्ते में ऐसा नहीं है, ऐसा शपथ में नहीं है। शपथ और प्रतिज्ञान क्या है, राज्य, ठीक है, राज्य के उस राज्य के राज्यपाल अथवा उसके द्वारा नामित किसी व्यक्ति के समक्ष लेता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वो बता दिया, मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर मुख्य न्यायाधीश की करेगी और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक, आगे देखिएगा, ये रट लेना, इसीलिए इसे ट्रिपल M लिखा हूँ। ठीक, आगे देखिएगा, न्यायाधीशों का स्थानांतरण, ठीक है, ये यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहरहाल पढ़ा चुका हूँ। एक देखो आर्टिकल रटा देता हूँ यहाँ पे, ये आर्टिकल रट लो ट्रांसफ़र का। देखो ट्रांसफ़र का मतलब क्या है, 222 का क्या मतलब है, इसमें से चाहे इसमें कर दो तब भी कोई फ़र्क नहीं, तब भी 2 ही रहेगा, इसमें से इसमें कर दोगे इस हाई कोर्ट से इस हाई कोर्ट में तब भी कोई फ़र्क नहीं, इस हाई कोर्ट से इस हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दो तब भी वही रहेगा। 2 चाहे जिसको जिसमें ट्रांसफ़र करते रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे आपको याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा, ऐसा मैंने मेहनत करके याद किया है, आपको कभी नहीं भूलेगा, उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर भी एक खेला है जो आपके पेपर में आना है। देखो राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर किया जाता है ट्रांसफ़र, लेकिन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट वाले में कि जब भी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देता है मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, तब वो क्या है, 2 सदस्यों से, 2 वरिष्ठ सदस्यों से, 2 वरिष्ठ जो है न्यायाधीशों से सलाह लेने के बाद सलाह देता है। लेकिन जब भी ट्रांसफ़र करने का सलाह देना होता है राष्ट्रपति को तो 2 नहीं 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश से वो सलाह लेकर के वो सलाह देता है।
परामर्श देता है। ये आपकी दमदार बात है, समझ रहे ना। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध की बात करें, रिस्ट्रिक्शन की बात, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट के जज या जो भी न्यायाधीश या जज रह चुका है वो किसी भी भारत के किसी भी न्यायालय या किसी भी ट्रिब्यूनल में कभी भी कोई किसी का केस नहीं लड़ सकता है, प्रतिबंध था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। जैसे एक सिंपल सी बात कहता हूँ, आप उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट का आप न्यायाधीश रह चुके हैं, तो आपको सुप्रीम कोर्ट में किसी का केस लड़ने से क्यों मना किया जाए, कैसे मना कर दिया जाए। आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, यहाँ के दांव पेच जानते हैं, यहाँ के सारे नियम कानून जानते, यहाँ पर आपका इम्प्रेशन पड़ सकता है, यहाँ पर आपकी पावर काम कर सकती है, यहाँ पर आपका इम्पैक्ट प्रभाव काम कर सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ गुवाहाटी हाई कोर्ट में आप किसी का केस अगर लड़े तो आपको क्यों प्रतिबंधित किया जाए। आप अमरावती जो भारत का 25वां हाई कोर्ट है गठित हुआ है, वहाँ पर अगर कहा जाए आप किसी का केस लड़ने चाहिए तो वहाँ पर आपको क्यों प्रतिबंधित किया जाए, वहाँ पर तो आपका प्रभाव काम नहीं करेगा। और आप अगर वहाँ पर केस लड़ते भी हैं तो वहाँ की भी निर्णय कोई नहीं सेटिस्फाई होगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड है, वहाँ पर वो अपील दायर कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, तो क्यों भाई, क्यों अन्य में क्यों नहीं तो करने दिया जाए। इसीलिए देखना, अगर कोई किसी न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका है तो उस न्यायालय में कोई किसी का केस नहीं लड़ सकता है, माने वो जज किसी का केस नहीं लड़ सकता है उस न्यायालय को छोड़ करके देश के किसी भी अन्य 24 न्यायालयों में, माने टोटल 25 हैं अभी, तो एक में वो काम कर चुका है तो नहीं वो लड़ सकता उसमें, बाकी से इस 24 हाई कोर्ट में वो केस किसी का लड़ सकता है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में भी वो लड़ सकता है। तो ये बात मैंने यहाँ पर बता दी है, उम्मीद करता हूँ आपको अब हूबहू समझ में आ गया होगा। उच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ की बात करें, क्षेत्राधिकार का मतलब ये होता है कि आपका कहाँ तक, किस क्षेत्र तक आपका अधिकार है, कहाँ तक आप सुनवाई कर सकते हैं। इसमें देखिएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार एकदम हूबहू वैसा ही है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में मैं पढ़ाया था, उसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में 2 थे, ठीक है, यहाँ पर एक ही आपको पढ़ना है। जैसे मूल अधिकारों के संबंध में, ठीक है, इसका एक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है कि माने मूल अधिकारों के संबंध में अगर कोई हनन करता है आपके फंडामेंटल राइट का तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं और कह सकते हैं कि माननीय कोर्ट या माननीय न्यायालय महोदय, हमारे फंडामेंटल राइट का इस तरीके से इनके द्वारा वायलेशन किया जा रहा है, इसलिए आप इस पर रिट जारी करने की कृपा करें। तो वो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करके हमारे फंडामेंटल राइट को क्या करता है, प्रिवेंट और प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अपीली अधिकार की बात करें, ठीक है, तो अपीली अधिकार की बात करें तो जैसे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, दीवानी फौजदारी, बस वहाँ संवैधानिक भी था। देखो यहाँ पर अपीली अधिकार का मतलब ये है सिविल, दीवानी, फौजदारी तथा राजस्व संबंधी मामलों में अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों आदेशों के विरुद्ध वह अपील सुन सकता है। जैसे मैं कहता हूँ कि आप देखे होंगे किसी सेशन कोर्ट के द्वारा, ठीक है, सेशन कोर्ट जिले स्तर पर होती है जो क्रिमिनल मामले देखती है, सेशन कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सज़ा दे दी जाए तो वो उस बात की अपील कहाँ करता है, वो अपनी उस बात की अपील हाई कोर्ट में कर सकता है। एक बात और ध्यान से सुनना, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा वैकेंसी, प्रदेश में कोई वैकेंसी फंसती है तो 1 जजों की बेंच या 2 जजों की बेंच, ठीक है, या 1 जजों की बेंच अगर है, ठीक है, तो उसके द्वारा दिए गए निर्णय से भी आप सेटिस्फाई नहीं है तब भी विशेष अपील कर सकते हैं। तो अपील करने पर उससे बड़ी बेंच के पास भेजा जा सकता है, ठीक है, अपील स्वीकार करके, यही बात है। आगे देख लीजिएगा, रिट जारी करने की शक्ति है इसके पास। तो मैं बता चुका हूँ कि जैसे सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ठीक उसी प्रकार से हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। बस दोनों में अंतर मैं पढ़ा चुका हूँ आपको कि हाई कोर्ट के पास रिट जारी करने का जो क्षेत्राधिकार है, माने अधिकार दायरा जो है वह सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी करने के दायरे से बड़ा है या विस्तृत है। जैसे वहाँ पर 5 प्रकार की ही रिट जारी करने का प्रावधान है, जबकि हाई कोर्ट में 5 प्रकार की रिट तो जारी किया ही जा सकता है, साथ ही साथ अन्य किसी मामले पर भी रिट जारी
हाई कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। यह आपके लिए फिल्टर्ड है यहाँ पर, और इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखा हूँ ताकि आप गलत कभी ना करें। आपको लगता है कि ऐसा होगा कि सुप्रीम कोर्ट माने सुप्रीम कोर्ट, गलत कर देंगे आप। नहीं, हाई कोर्ट के पास रिट जारी करने का दायरा बड़ा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास कम है, ठीक है, एज कम्पेयर टू हाई कोर्ट का क्षेत्र। समझ गए? 5 प्रकार की रिट की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा हैबियस कार्पस, ठीक है, हैबियस कार्पस है, मैंडमस है, ठीक है, क्यो वारंटो है, ठीक है, सर्टियररी है, ठीक है, प्रोहिबिशन है। तो इस तरीके से 5 की बात यहाँ पर हम नहीं डिस्कस करेंगे, पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात भी कर लिए। आगे देख लीजिएगा, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार इसका क्या है। तो प्रशासनिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 227 में है। अब प्रशासनिक क्षेत्राधिकार मतलब समझते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जानते हैं क्या होता है ना, किसी जो भारत के संविधान के तहत जो विधि या कानून संसद जो बनाती है, संविधान में जो लिखित है, उन्हीं विधि और कानून या संविधान के अंतर्गत किसी को, किसी क्षेत्र को, किसी बॉडी को, किसी संस्थान को चलाना, ठीक है, गवर्न करना, उसको मॉनिटर करना, उसको ऑपरेट करना, ये प्रशासन है। जैसे पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासनिक काम करता है, माने विधि का निर्माण नहीं करता, कानून नहीं बनाता कभी, ठीक है, बल्कि जो विधि और कानून है उसको लागू करता है, उसके अनुसार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, माने उसी विधि के अनुसार वो प्रशासन का कार्य करता है। समझ गए ना? ठीक उसी प्रकार आप समझ गए होंगे, इसका मतलब ये है कि अगर हाईकोर्ट का प्रशासनिक अधिकार है तो इसका मतलब जो अन्य किसी प्रकार के न्यायालय होंगे उनको क्या है, विधि के अनुसार जो उनके पास पावर मिली होगी उसके अनुसार उनको गवर्न करना, उनको नियंत्रित करना, उनको थोड़ी निगरानी करना, ये है प्रशासन, ठीक है, प्रशासनिक अधिकार। इसका मतलब क्या है, ये देखो, अपने अधीनस्थ न्यायालयों एवं अधिकरणों ट्रिब्यूनल्स के अधीक्षण सुपरिंटेंडेंस की शक्ति, माने अधीक्षण माने उनकी समीक्षा करना, उनको निगरानी करना, एक तरीके से निगरानी करने का अधिकार इनके पास होता है, जो हाई कोर्ट के नीचे माने जो उनके अधीनस्थ न्यायालय या ट्रिब्यूनल होते हैं, जो उनके अधीन या नियंत्रण में होते हैं, यही इसका प्रशासनिक क्षेत्राधिकार है। नोट की बात कर ले, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे सैन्य न्यायालयों और ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं उनके संदर्भ में, ठीक है, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार मिलता नहीं है। आगे देखिएगा, अंतरण या ट्रांसफ़र की शक्ति। ट्रांसफ़र की शक्ति क्या है, माने हाई कोर्ट के पास किसी के ट्रांसफ़र करने की भी, कुछ ट्रांसफ़र करने की भी शक्ति है। क्या ट्रांसफ़र करने की, किसी जज को नहीं, बल्कि अपने अधीनस्थ न्यायालयों एवं ट्रिब्यूनल अधिकरणों से कुछ मामलों को अपने पास मंगाने का, अपने पास ट्रांसफ़र करवाने का क्या है, अधिकार है। क्या है, अधिकार है। समझ गए ना? इससे क्या होता है, इसका आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया है, ठीक है, आता है, इसे रट लीजिएगा। 228 है, अंतरण ट्रांसफ़र। इसमें जानते क्या होता है, जैसे अगर उसको ये लगता है हाई कोर्ट को कि यहाँ पर मामला काफ़ी समय से लंबित है, जो न्याय देना जरूरी है या उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, फिर भी उसको लेकर के वहाँ अटके पड़े हैं, ठीक है, दूसरे का राइट जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, वो अपने पास उस मामले को मंगा सकता है, ठीक है, इस बात की शक्ति है। ओके, आगे देखिएगा, अभिलेख न्यायालय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अभिलेख न्यायालय, और इसे मैं पढ़ा चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट में 129 आर्टिकल नंबर के तहत, ठीक है, आर्टिकल नंबर 129 के तहत क्या है, अभिलेख न्यायालय की शक्ति है, और हाई कोर्ट में 215 के तहत। वहाँ पर भी ये बात थी, 2 मुख्य बिंदु थे इसको को लेकर के। अभिलेख न्यायालय क्या होता है तो फिर से समझा देता हूँ, बहरहाल समझा चुका हूँ अच्छे से। देखो, जो हाई कोर्ट की जो कार्रवाई होती है ना, और जो आदेश होते हैं, निर्णय होते हैं, जो इनकी डिक्री होती है, वो लिखित होती है। क्या होती है, लिखित साक्ष्य के रूप में होती है, और लिखित के रूप में स्टोर की जाती है, और उसे आप कभी भी देश के किसी भी हिस्से में न्याय के दृष्टिकोण से उसे एज ए साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं किसी के सामने, उसे कोई नकार नहीं सकता है। इसी को कहते हैं ना, अभिलेख है। क्या है ये, एक अभिलेख है। समझ गए ना? तो इस तरीके से उसे अभिलेख न्यायालय, और अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या है, वही मैंने बताया ना कि जब साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत होता है, तो अगर उसका कोई
अगर उसे कोई इग्नोर करता है, उसे कोई मानने से इनकार करता है तो उसे कंटेम्प्ट लगेगा, उसे अवमानना के लिए दंड दिया जा सकता है। यह दोनों ही बातें अभिलेख न्यायालय होने की बात को पुष्टि करते हैं। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो न्यायिक पुनरावलोकन हमने बात किया था सुप्रीम कोर्ट में, जो है अनुच्छेद 137 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की बात यूएसए से ली गई है। इसमें क्या होता है, इसमें यही बात होती है कि जो भी किसी भी विधायिका के द्वारा, माने विधायिका के द्वारा, यहाँ तो राज्य स्तर पे है तो राज्य विधायिका अर्थात विधानमंडल के द्वारा जो भी विधि और कानून बनाए जाते हैं वो किस प्रकार से, वो संविधान के अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं, इस बात की समीक्षा करना, जांच करना। अर्थात अनुकूल अगर नहीं है तो उसे नल एंड वाइड घोषित किया जा सकता है, अवैध घोषित किया जा सकता है, असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। इसके कारण इसके लिए इसका मतलब न्यायिक पुनरावलोकन का मूल उद्देश्य ये होता है संविधान की रक्षा करना और संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना ही इसका मूल उद्देश्य है। समझ गए ना। न्यायिक पुनरावलोकन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आगे आप कभी पढ़ेंगे जब तो मेंस में तो न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक समीक्षा में बहुत ज़्यादा अंतर, ठीक है, न्यायिक सक्रियता में बहुत ज़्यादा अंतर पूछा जाता है। आगे देख लीजिए, अपील के लिए प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति किसके पास है? अनुच्छेद 134 के क के द्वारा है। किसके पास? हाई कोर्ट के पास। ये प्रमाण पत्र क्या होते हैं जानते हैं? अभी मैं आपको एक बात बताया था ना, जब हम लोग अपीलीय अधिकार सुप्रीम कोर्ट में पढ़ रहे थे तब पढ़ा था 132, 133 और 134 और 135 छोड़ करके 136। अब याद होगा आपको, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ो, बहुत आसान हो जाएगी चीज़ें। कभी भी कोई सब्जेक्ट पढ़ना, एक एक से अच्छे से पढ़ना तो आगे 60 हो जाएगा। देखो 132 में था संवैधानिक जो मामले हैं उन पर अगर कोई अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर करने जाए तो अनुच्छेद 132 के तहत सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो सकता है, उससे अपील स्वीकार कर सकता है। लेकिन 133 के तहत तो सिविल मामले देखता था, अगर कोई जो है अपील करता है तो सिविल मामले हैं तो, और अगर कोई क्रिमिनल संबंधी मामले को अपील करने जाता है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो वह 134 के तहत वो स्वीकार कर सकता है। लेकिन 132 संवैधानिक, 133 सिविल और 134 क्रिमिनल के अलावा कोई अन्य मामले हों जिसे वो विशेष इजाज़त दे सकता था, वो 136 में था। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यही है उनका प्रमाण पत्र। जैसे हाई कोर्ट में आप किसी मामले को लेकर के गए थे, आपको निर्णय मिला लेकिन आप संतुष्ट नहीं हैं, अब उसको लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं, ठीक है, कि माननीय कोर्ट महोदय, मैं जो है हाई कोर्ट, मैं इस निर्णय से सेटिस्फाई नहीं हूँ, ठीक है, मैं इसे सुप्रीम कोर्ट में उठाना चाहता हूँ, ठीक है। तो हाई कोर्ट क्या है? हाई कोर्ट प्रमाण पत्र, ध्यान से सुनना, प्रमाण पत्र जारी करता है, ठीक है, प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति है उसके पास, प्रमाण पत्र जारी करता है, तभी जा कर के आप इन तीनों मामलों से संबंधित, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट प्रमाण पत्र न जारी करे तब आप ऐसे किसी भी मामले को, 1, 2, 3, किसी भी मामले के अगेंस्ट अपील दायर करना है सुप्रीम कोर्ट में, तब उसी के लिए है 136 के तहत विशेष अपील सुनने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। समझ गए ना। तो ये चीज़ है, एक तरीके से आप कभी देखे होंगे, ठीक है, जैसे एम्स में जाएंगे तो ऐसे सामान्यतः आपको भर्ती नहीं लिया जाएगा, लेकिन वो अगर आप पीजीआई में कभी गए हों, ठीक है, पीजीआई वालों ने अगर रिफ़र कर दिया हो, आपको क्या कर दिया हो, रिफ़र का प्रमाण पत्र दे दिया हो, माने रिफ़र कर दिया हो, तब आप जब एम्स में जाएंगे तब आपको एम्स क्या कर सकता है, एम्स आपको भर्ती ले लेगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जब हाई कोर्ट प्रमाण पत्र देगा तब वहाँ अपील होगी। वो अलग बात है कि क्रिटिकल कंडीशन में किसी की अपील की आवश्यकता नहीं, रिफ़र की ज़रूरत नहीं है, एम्स भर्ती ले सकता है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट भी भर्ती माने अपील सुन सकता है, लेकिन 136 के तहत। बस आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अधीनस्थ न्यायालय की बात कर ले, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये शब्द समझ लेना,
ठीक है, ध्यान से सुनना, जो आपसे बहुत बार गलती होगी बड़े लेवल के पेपर में वो कर भी चुके होंगे, अब वो मैं बता देता हूँ। देखो ध्यान से, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अगर कोई पूछे लिख के आए स्टेटमेंट कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का अधीनस्थ न्यायालय है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आप मारोगे सही है, नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं। ठीक है, तो भाई हो चाहे मैडम हो आप, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों स्वतंत्र हैं, बस एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हैं लेकिन स्वतंत्र है, अधीनस्थ नहीं है। अधीनस्थ का मतलब ये होता है कि आपके कोई अधीन हो या आपका उस पर नियंत्रण हो। ठीक है, आपके काम माने उस व्यक्ति के काम पर आपका नियंत्रण हो, आप नियम कानून बनाते हो कि वो कैसे रहेगा, कैसे काम करेगा, तब उसे कहते हैं अधीनस्थ हैं। ठीक है, और नहीं तो वो स्वतंत्र है, माने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट स्वतंत्र है, इंटीग्रेटेड है, लेकिन अधीनस्थ नहीं है। जबकि हाई कोर्ट के नीचे जो जिला जनपद न्यायालय होता है ना, जिला कोर्ट, ध्यान से समझना, जो जनपद न्यायालय होता वो अधीनस्थ न्यायालय है, ये ध्यान से समझना, वही है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय का यही मतलब होता है कि ऐसा न्यायालय जो ऊपर वाले किसी न्यायालय का क्या हो, अधीन हो, या उस पर उसके नियम कानून बना करके उन्हें नियंत्रित करता हो, तो ही उसे अधीनस्थ न्यायालय कहेंगे। इसका मतलब ध्यान से समझना कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई किसी का अधीनस्थ नहीं है, ठीक है, स्वतंत्र हैं। जबकि हाई कोर्ट का अधीनस्थ न्यायालय जनपद न्यायालय है, जिला न्यायालय है। ठीक है, और जिला न्यायालय की ही बात कर रहा हूँ। तो सामान्यतः जिले स्तर का जो न्यायालय होता है, जनपद न्यायालय होता है, जिला न्यायालय होता है, वो हाई कोर्ट का अधीनस्थ न्यायालय होता है। कारण क्या होगा? कारण ये है कि उसके अधीन काम करता है। दूसरा कारण ये है कि नियम कानून बना करके इसके काम करने की प्रक्रिया, इसके नियम संचालन की प्रक्रिया को क्या है, परिवर्तित करने की शक्ति किसके पास है? हाई कोर्ट के पास होने की वजह से, हाई कोर्ट के होने की वजह से ऐसा है। समझ गए? ठीक, आगे देख लीजिएगा, प्रावधान की बात कर लीजिए। अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान, यहाँ से आर्टिकल रट लेना। अभी मैं आपको मरमर के याद कराया कि 232 तक, कहाँ से 214 से 232 तक, तो मैंने कहा ना 232 जैसे ही डाके, 3 की इधर 2, 3 के इधर 2, इससे जैसे ही डाकेगा वो हाई कोर्ट के मामले से बाहर निकल जाएगा आर्टिकल। और आर्टिकल बाहर निकल के कहाँ आ गया? देखो, अनुच्छेद 233 से 37 तक, 33(4)(37) तक आ गया अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। अब हम बात करेंगे जिला न्यायालयों की। तो देखो, जिले के स्तर पर वैसे प्रायः या मुख्यतः 2 ही न्यायालय होते हैं। ठीक है, ऐसे सिंपली जो लोग बोलते हैं, एक दीवानी या सिविल न्यायालय और एक फौजदारी या क्रिमिनल न्यायालय या सत्र न्यायालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सत्र न्यायालय बोलते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे व्यवहारिक तौर पर, तो जिले के स्तर पर, जनपद के स्तर पर न्यायालय में तीसरा न्यायालय भी होता है, एक रेवेन्यू कोर्ट होता है, रेवेन्यू राजस्व कोर्ट होता है। ठीक है, ध्यान से अब देखना एक एक करके। दीवानी या सिविल जो न्यायालय होता है, उसका जो जज होता है उसे जिला न्यायाधीश कहते हैं। क्या कहते हैं? जिला न्यायाधीश कहते हैं। और फौजदारी जो क्रिमिनल न्यायालय होता है वो क्या है? उसे सत्र न्यायाधीश कहते हैं। और मैं पहली ही क्लास में आपको बता दिया हूँ कि जो जिला न्यायालय होता है वो न्यायालय एक ही होता है, एक ही जगह पर होता है, उसे सुनने वाला व्यक्ति भी एक ही होता है। बस अलग ये बात है कि वही एक ही न्यायालय में जब वो सिविल या दीवानी मामले देखता है, तब उस जज का नाम क्या कहलाएगा? जिला जज कहलाएगा। और वही जज, वही कोर्ट जब क्रिमिनल या फौजदारी मामले देखता है, तो उस दौरान उस कोर्ट का नाम होता है सेशन कोर्ट, और उस न्यायाधीश का नाम बोला जाता है सेशन न्यायाधीश, सेशन जज बोला जाता है। बाकी एक ही है, एक ही व्यक्ति है, एक ही जगह है, एक ही न्यायालय है। समझ गए कि नहीं? ये ध्यान से समझ लेना। पहले क्लास में अच्छे से बता चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट में, आप फिर से देख लेना। समझा दिया अब क्या देखना है। ठीक है, तो यहाँ राजस्व न्यायालय जो होता है, रेवेन्यू कोर्ट होता है, उसका जानते हैं उसका जज कौन होता है? उसका जज यही अपने यहाँ कलेक्टर साहब जिसको बोलते हैं ना, डीएम, ठीक है,
तो अपने यहाँ के जो डीएम होते हैं ना, कलेक्टर साहब, जो कलेक्टर डीएम जो है, ठीक है, जब एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में काम करता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, शांति व्यवस्था बनाए रखना, तब उसे क्या है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरह काम करता है, एडमिनिस्ट्रेटर हो जाता है, बोला जाता है। लेकिन जब वो मालगुजारी राजस्व वसूली करता है ना, तब क्या है, ठीक है, तब के रूप में वो क्या कहलाता है, कलेक्टर के रूप में होता है। क्या होता है, कलेक्टर के रूप में। अच्छा, वो आप सोच रहे होंगे कि वो कहाँ पैसे वसूल करता है, ठीक है, तो मैं बताता हूँ। जितनी भी प्रॉपर्टी खरीदी जाती है ना ज़मीन की, आप देखे होंगे, अरे फलाना कंपनी ने इतना करोड़ रुपए का जो है ज़मीन खरीदा है, लेकिन इसमें से 200 करोड़ रुपए का उसने स्टैम्प ड्यूटी का घोटाला कर लिया। अब 200 करोड़ रुपए स्टैम्प ड्यूटी का घोटाला को खंगालने, ढूंढने, पकड़ने और उसे वसूलने की जिम्मेदारी किसकी, यही कलेक्टर की होती भाई। मेन तो कलेक्टर का अंग्रेजों के समय में यही काम ही था, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान से समझिएगा। तो यही हमारे डीएम साहब ही होते हैं। आप जब बनेंगे ना, तब आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। क्या है, आप तब ये पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अनुच्छेद 233 से जहाँ शुरू होता है, इसे रट लेना। ये पेपर में एटीट्यूड बहुत बार आया है, जो बहुत बार आया है वो भी बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि आर्टिकल 233 आया है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है, राज्यपाल द्वारा उस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर किया जाता है। माने इतना जान लीजिएगा, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में या जिला न्यायाधीशों की बात किसमें है, आर्टिकल 233 में। योग्यता की बात कर लीजिए, एलिजिबिलिटी की योग्यता की बात कर लीजिए, तो कम से कम वह 7 वर्ष से क्या हो, अधिवक्ता या वकील रहे हो तथा हाई कोर्ट के द्वारा उनके नाम की सिफारिश की गई हो, या अधिवक्ताओं की सीधी भर्ती से भी भरे जाते हैं, ठीक है। और 1-2 और भी हैं, लेकिन जो पेपर में आते हैं मैंने केवल उन्हीं को लिखा है, ना कि फर्जी क्या ही लिख के भरूँ। हैंड रिटन जब आपको करना हो तो इसीलिए कहते हैं ना, हैंड रिटन आप पढ़ने का मतलब ही होता है कि आदमी वही लिखेगा जो आना है, फर्जी कोई बात। इसीलिए तो मैं कहता हूँ आप इसे अच्छे से आ कर के यूनिक क्लासेस लखनऊ के टेलीग्राम चैनल पे फ्री है, डाउनलोड करो और प्रिंट निकाल के रख लो। मस्त एक तरफ क्वेश्चन सॉल्व करो और वीडियो देख लो बस। जनपद न्यायालय द्वारा, ठीक है, जनपद न्यायालय द्वारा क्या होता है, सिविल मामले और फौजदारी माने क्रिमिनल मामले दोनों की सुनवाई की जा सकती है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि जो क्रिमिनल मामले होते हैं उनमें ध्यान से सुनना, ये पेपर में आता है और आप व्यक्तिगत भी जानते रहना। जब ये जनपद न्यायालय क्रिमिनल मामले सुनता है तब उसे क्या कहते हैं, सेशन कोर्ट। तब क्या कहते हैं, उसे सेशन कोर्ट नाम पड़ जाता है। तो सेशन कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को क्या है, मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, सजा के तौर पर मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। बस इतनी बात है कि वो उसे हर हाल में हाई कोर्ट के द्वारा पुष्ट किया जाना आवश्यक है, बस इतनी बात। अब राजस्व न्यायालय की बात आपको मैं बता देता हूँ। यह भी एक फ्लो चार्ट से आप थोड़ा सा समझ लो कि राज्य स्तर पर जो, ठीक है, मालगुजारी और माने रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो सिस्टम है, ठीक है, वो क्या है या उसके मामले कौन सुनता है, तो राजस्व मंडल या रेवेन्यू बोर्ड, ठीक है, राजस्व मंडल या रेवेन्यू बोर्ड। यहाँ से क्या आता है, क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप वो रट लो, ठीक है। मुझे जो बताना है वो रट लो। सबसे बड़े रेवेन्यू कोर्ट, सबसे बड़ा रेवेन्यू कोर्ट कौन सा है, यही है रेवेन्यू बोर्ड। बस इतना याद रख लो, बस आप कुछ मत दिमाग लगाओ, बस यही रट लो। राजस्व का सबसे बड़ा अगर न्यायालय पूछे तो रेवेन्यू बोर्ड है। कौन सा है, रेवेन्यू बोर्ड है, ठीक है। और इसके द्वारा दिया गया जो निर्णय है उसकी अपील कहाँ की जा सकती है, तो उसकी अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है। ऐसा नहीं कि इसका निर्णय अत्यांतिक है, एब्सोल्यूट है, भैया तुम जो दे दिए वो हो गया। लोक अदालत जैसा नहीं है। आगे देख लीजिएगा, जो कमिश्नरी, देखो जो राज्य होते हैं ना, राज्यों को ध्यान से समझना, राज्यों को कई जिलों में बांटते हैं, लेकिन 2-2, 3-3, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 जिलों का, ठीक है, ऐसे जिलों को क्या है, मंडल स्तर पे बांटते हैं, कमिश्नरी का स्तर पे बांट देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो जैसे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं ना, तो 75 जिलों को अब क्या है, कई जो है जिलों को मिला करके एक एक मंडल कमिश्नरेट में बांट दिया गया है। जैसे आप देखेंगे मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और भदोही, ये 3
ये 3 जिलों का एक कमिश्नरी के अंतर्गत रखा है, जिसका नाम है विंध्याचल कमिश्नरेट। कौन सा? विंध्याचल कमिश्नरेट। ठीक है, इसमें 3 जिले आते हैं। ऐसा ही आप समझ लो। तो राज्य में कई कमिश्नरी होती हैं, तो कमिश्नर उसके स्तर पर कौन सुनवाई करता है? तो कमिश्नर करता है। कौन करता है? कमिश्नर करता है। अच्छा, कमिश्नर किसकी केस सुनता है जानते हैं? जब आप जिलाधिकारी माने कलेक्टर या डीएम साहब जो बोलते हैं, उनके द्वारा कोई निर्णय दिया गया हो, जानते हैं, उनके द्वारा कोई निर्णय दिया गया हो और आप सेटिस्फाई न हो रहे हो, तब उनकी केस को कौन सुनता है? डीएम साहब से ऊपर कौन होता है? तब होते हैं कमिश्नर साहब। कौन होते हैं? कमिश्नर साहब। अब हम लोगों को जो है ट्रेनिंग के दौरान जो है एसडीएम साहब लोग बताते थे, ठीक है, कि जो डीएम होते हैं वो हमारे ऊपर जो है हमें निगरानी करते हैं, और उनके भी ऊपर कमिश्नर लोग माने कमिश्नर लोग जो है बराबर निगरानी करते रहते हैं। तो ये एक हायरार्की है। ठीक है, तो कमिश्नर आयुक्त वो जिलाधिकारी की केस को सुनते हैं, उनके द्वारा दिए गए निर्णय को। और जिलाधिकारी जिले के स्तर पर राजस्व संबंधी मामले देखते हैं। ठीक है, और उसके नीचे क्या है? एसडीएम का अपना कोर्ट होता है। ठीक है, और उसके भी नीचे जाएंगे तो तहसील स्तर पर तहसीलदार होता है, उसका अपना कोर्ट होता है। माने इनके पास अपनी मजिस्ट्रेट पावर है। कभी भी इनकी गाड़ी देखना, उसके नीचे नायब तहसीलदार, कभी भी इनकी गाड़ी पर देखना ना मजिस्ट्रेट पावर, इनकी वो गाड़ी पे लिखा रहता मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट जो है, ये लोग जब एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं तब मजिस्ट्रेट पावर नहीं आती, लेकिन जब ये लोग एज ए रेवेन्यू वाला पार्ट देखते हैं ना, तब इनको कहा जाए तो मजिस्ट्रेट की पावर होती है। समझ गए कि नहीं? और इनकी अपनी कोर्ट है। कभी जब आप व्यक्तिगत तौर पे देखेंगे कभी, तो जब तहसीलदार की कोर्ट लगती है ना, तो जहाँ केस आपका, जैसे कहीं आपकी ज़मीन विवादित है, वहीं कहो वहीं बैठ करके, अभी इस समय योगी गवर्नमेंट में जो है, माननीय योगी आदित्यनाथ के गवर्नमेंट में क्या चल रहा है? ठीक है, जो अवैध निर्माण है ना, उनको जब तोड़ना होता है तो तहसीलदार महोदय या डीएम महोदय वहीं जाते हैं, उसी घटना स्थल पर बैठ करके वहीं गांव को बुलाते, वहीं लोगों को बुलाते, वहीं सुनवाई करते, वहीं न्याय देते हैं, और वहीं जो है बुलडोजर लगा के तोड़वा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका कोर्ट चलायमान है, वो कहीं भी बैठ करके कोर्ट लगा सकते हैं और निर्णय दे सकते हैं। ये इनके पास पावर है। ठीक है, लेकिन ये रेवेन्यू संबंधित है। ठीक है, तो चलिए, जमीन जायदाद क्या है? रेवेन्यू का एक जरिया है, माल गुजारी का जरिया है, इसलिए ये रेवेन्यू में आता है। ग्राम न्यायालय की बात कर लीजिए। हाई कोर्ट खत्म हो गया, हाई कोर्ट खत्म इसमें लेक्चर में खत्म हुआ। और क्या हो गया? अधीनस्थ न्यायालय माने जिले स्तर वाले हो गए। अब आप ग्राम न्यायालय उसके नीचे वाले पर आ जाइए। ग्राम न्यायालय का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य एकदम निचले स्तर अर्थात नाम जनमानस को क्या करना? न्याय सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। और संसद के पास एक पावर है, ठीक है, कि वो ग्राम न्यायालयों को क्या करे? ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश करने के लिए विधि का निर्माण करे। तो संसद ने अपनी इस पावर का यूज करते हुए ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 पारित किया था, जो 2 अक्टूबर 2009 से ये लागू हुआ। इसे आप रट लेना, ये वाला लागू होना भले भूल जाएगा, लेकिन ये रट लेना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो कह रहा हूँ वो छपता है पेपर में, आप जाना। ठीक है, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में आया था। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में आया, वो अलग बात है कि लागू 9 में हुआ। ठीक है, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है ग्राम स्तर पे? न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उस राज्य के हाई कोर्ट की सलाह पर किया जाता है। और इनका ग्राम न्यायालयों का क्षेत्राधिकार माने कहाँ तक इनका अधिकार होता है, किन पर सुनवाई कर सकते हैं? तो सिविल मामले और क्रिमिनल मामले दोनों ही सुनवाई कर सकता है। ठीक है, लेकिन बहुत बड़े स्तर का नहीं, डेथ पेनाल्टी देने वाले ऐसे नहीं, माने बहुत कम स्तर के जो होते हैं उन्हें ही सुनवाई करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखो ये निःशुल्क न्याय प्रणाली है, इसमें किसी से, ठीक है, फीस नहीं ली जा सकती है। और क्या है? नोट देख लीजिएगा, नोट देख लीजिएगा, तो सिक्किम, अरुणाचल और नागालैंड, ठीक है, तो आप इसे करेंगे तो नाश हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ लागू करोगे तो नाश हो जाएगा। ठीक है, तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम ये, और छठी अनुसूची वाले राज्य में यह लागू
नहीं होती है। और छठी अनुसूची जब मैं शेड्यूल पढ़ा रहा था, ठीक है, सारे शेड्यूल मैंने आपको रटाया था ना, SPORTS स्पोर्ट्स PLC, स्पोर्ट्स PLC, ये ट्रिक से रटा दिया था, ठीक है, 9 तक। उसके बाद 10 दल बदल, 11 पंचायत और 12 नगर निगम, ठीक है, तो ये तो रटा दिए थे। उसी में छठी अनुसूची की बात किया था, S, पहला S सिंपल और दूसरा S क्या था, स्पेशल स्टेट, यही तो है। छठी अनुसूची माने स्पेशल स्टेट आते हैं इसमें। कितने स्पेशल स्टेट आते हैं, 4। और मैंने आपको याद कराया था, जो आप लोग सिंपल बोलते हैं ना, अपने लंगोटिया यार को बोलते हैं अबे मित्र, अबे मित्र, तो अबे तबे बोल लेते हैं ना सामान्यतः, वही तो यहाँ पर क्या बोलना, अमे मित्र बोलना है, अबे मित्र नहीं बोलना है। यहाँ मैंने याद कराया था अमे मित्र। छठी अनुसूची में कौन आता है, अमे मित्र, बहुत जगह आपको काम आएगा, ठीक है, अमे मित्र। अमे मित्र में अ से असम, मे से मेघालय, मी से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा। अमे मित्र छठवीं अनुसूची स्पेशल स्टेट है, हो गया, यहाँ पर लागू नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ट्राइबल एरिया, जनजातीय एरिया है, ठीक है, या शेड्यूल ट्राइब की एरिया है, ठीक है, इसलिए वहाँ अपनी एक पंचायतें, न्याय की प्रणालियाँ बहुत प्राचीन काल वाली जो, ठीक है, खाप पंचायत टाइप का इस तरीके की जो ऑलरेडी चल रही हैं, तो यहाँ पर इसीलिए लागू नहीं किया जा सकता है, किया जाता है, ताकि भारत की अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी मेंटेन रहे। सबके होने की वजह होती है, सबके होने की वजह होती है, ठीक है। इसी सिद्धांत को क्या कहते हैं, प्रत्युत समुत्पाद का सिद्धांत है ना, ठीक है। बौद्ध धर्म पढ़ेंगे या जैन धर्म, इसी में फिलॉसफी मिलेगी आपको। अधिकरण या ट्रिब्यूनल की बात करें, अब ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। यह मूल संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। मैं जब भाग पढ़ा रहा था तब आपको पढ़ाया था भाग 14 का क, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, वो पढ़ा चुका हूँ। वही वर्तमान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 14 के क में प्रावधान किया गया है, और इसमें 2 आर्टिकल हैं, ठीक है। भाग 14 के क में 2 आर्टिकल हैं, उन्हें आप रट लेना। एक है प्रशासनिक प्राधिकरण के गठन के प्रावधान है, उसके लिए अनुच्छेद 323 का क है, और अन्य प्राधिकरण या अन्य अधिकरण को गठित करने का, अन्य अदर ट्रिब्यूनल्स को गठित करने का प्रावधान किया है 323 के ख। 2 ही आर्टिकल पढ़ने हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और एक अदर ट्रिब्यूनल, ठीक है, 323 का क, 323 का ख, ठीक है। अब प्रशासनिक अधिकरण में देख लीजिए कि ये क्या करते हैं, किस पर सुनवाई करते हैं, तो संघ और राज्य, माने केंद्र सरकार की और या राज्य सरकार की जो सरकारी पद होते हैं ना, सरकारी सेवाएं होती हैं, कर्मचारी होते हैं, उनकी सेवा शर्तों से संबंधित निपटारे हेतु तो संसद द्वारा इस अधिकरण की स्थापना की गई है। जैसे आप कभी सुने होंगे, ठीक है, एक महाराष्ट्र में IPS का केस था, ठीक है, कि प्रमोशन को लेकर के, तो ऐसे माने उनकी सेवा शर्तें, उनके प्रमोशन, उनके डिक्रीमेंट के लिए, कभी कभी इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट दुर्भावनापूर्ण कर दिया जाता है। तो इनका वाद कहाँ चलता है, उनके वाद को निपटारा करने के लिए, ताकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो वैसे ही पेंडिंग इतने मामले रहते हैं, तो इनको एक अलग व्यवस्था कर दी जाए, उसके लिए प्रशासनिक प्राधिकरण बनाया गया है, ताकि वहाँ पर इनका केस आसानी से चले और जल्दी इनका निपटारा हो सके, ठीक है। तो ऐसे विवाद को आप जब सर्विस में आएंगे तो आपके भी अगर कोई पेंशन से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड अगर कोई वाद विवाद होगा तो आप समझ जाएंगे, जानते रहेंगे कहाँ जाना है आपको। आपको कैट में जाना है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं, और सेट में जाना है अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की जॉब कर रहे होंगे, ठीक है। तो केस वहाँ लेके जाएंगे। आगे एक एक करके देख लीजिए। तो संसद के पास ये पावर है ऐसे प्राधिकरण बनाने की। तो संसद ने एक अधिनियम लाया था 1985 का, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985, ठीक है। उसके तहत इसने क्या है, 2 व्यवस्थाएं की। एक केंद्र के प्रशासनिक या लोक सेवकों के लिए उनके अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट की व्यवस्था किया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट का मतलब क्या है, सेंट्रल, कैट का क्या मतलब है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। और ऐसे ही स्टेट के लेवल पर संसद ने इस अधिनियम के तहत क्या बनाया, इस अधिनियम के तहत बनाया सेट, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। अगर स्टेट वाले हैं तो यहाँ अपनी केस जाएंगे, वेतन, पेंशन, इन सब से रिलेटेड विवाद हो, एक इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, पदोन्नति और इस
तब के, और सेंट्रल के हैं तो इसमें जाएंगे। ठीक, आगे देख लीजिएगा। अब अगर आप अदर देखेंगे तो अदर में बहुत हैं। अदर में जैसे उपभोक्ता से संबंधित ट्रिब्यूनल हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित ट्रिब्यूनल हैं, संचार से संबंधित ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। ठीक है, ढेर सारे ट्रिब्यूनल्स बनाए गए। जैसे एक उदाहरण के लिए मैंने बनाया है, ठीक है, ये आर्टिकल रटे रहना। जैसे एक उदाहरण, एक सिंपल मैंने उस उदाहरण के पिक कर लिया है जो अन्य जगह पे पढ़ेंगे, जैसे इन्वायरमेंट में भी आप पढ़ेंगे और ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें भी है तो आप एक जगह पढ़ लो, वहाँ सिलेबस छोटा हो जाएगा। जैसे एक का मैंने उदाहरण पिकअप किया जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण न्यायाधिकरण, ठीक है, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो 2010 में गठित हुआ था। ये रट लेना, ये बहुत बार प्री में आया है, स्टेटमेंट में भी आया है। इसमें जानते हो खेला क्या कर रहा है, बार बार पूछ रहा है किसके बारे में, 18 अक्टूबर, एकदम एग्जैक्ट रट लो, जो मैं बोल रहा हूँ वो रट लो, 18 अक्टूबर सहित रट लो इसको। ठीक है, आप कह रहे होंगे कि इतना फैक्ट पे क्यों जोर, अरे भाई मैं दे रहा हूँ, इतने पेपर दिया हूँ, ठीक है, तो एकदम हुबहू मुझे पता है। हाई कोर्ट या नहीं, इस एनजीटी का हेड क्वार्टर कहाँ है भैया, तो न्यू दिल्ली में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रेजुएट लेवल पेपर में, आप देखना ये पूछा है। इनकी अन्य शाखाएं, एनजीटी की अन्य शाखाएं कहाँ कहाँ है, तो निम्नलिखित में कहाँ सी एनजीटी की अन्य शाखाएं नहीं है पूछा जाता है। ठीक है, तो भोपाल में है, पुणे में है, और कोलकाता में है, और चेन्नई में है, और चेन्नई में है। ठीक है, इसे आप कैसे याद करोगे, ऐसे याद करना। ठीक है, इधर सबसे प्रमुख शहर कौन सा है, इधर सबसे कोलकाता पूरब में है, दक्षिण में चेन्नई है, एकदम रटा होगा। पश्चिम में सबसे प्रमुख शहर मुंबई है, लेकिन यहाँ पर क्या लगाना है, पुणे। ठीक है, उत्तर में तो दिल्ली है, लेकिन बीच वाले हिस्से में आप थोड़ा सा और नीचे लगा लेना भोपाल, बस ऐसे याद कर लेना तो थोड़ा जल्दी याद होगा। आप भी सीखो कि कैसे दिमाग ज़्यादा पढ़ता है, लाइन पढ़ता है कि डायग्राम ज़्यादा पढ़ता है, गाने ज़्यादा पढ़ता है या शेर व शायरियाँ पढ़ता है। ठीक है, हमें तो शेर व शायरी याद ही नहीं होता है, गाने थोड़े बहुत हो जाते हैं। कुल सदस्य एनजीटी में कुल कितने हैं, 20 होते हैं। मतलब प्रेजेंट टाइम में है, अधिकतम कितने हो सकते हैं तो ये जानते रहिएगा, 40 अधिकतम हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 20 में 10 न्यायिक हैं और 10 पर्यावरण विशेषज्ञ हैं। ठीक है, और इनके जो अध्यक्ष बनते हैं एनजीटी के, वो सुप्रीम कोर्ट से जो रिटायर्ड अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं वो बनते हैं, और जो अन्य सदस्य होते हैं वो हाई कोर्ट से बनते हैं जो अवकाश प्राप्त होते हैं। अब अगला और अंतिम टॉपिक देख लीजिएगा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात कर लें, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग के बारे में देख लीजिए। तो यह भाग 5 में आता है, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे आता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अंडर में काम करता है मुख्यतः देखा जाए। ठीक है, अच्छा, गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करता, ध्यान से समझना, ये शब्द बोलने में गलत हो गया, क्योंकि पॉलिटी है, बोलना बहुत मायने रखता है इसमें। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट, आप बताओ ना, अगर आप मेरी ही समीक्षा करने के लिए बनाए जाए और अगर मेरे ही निगरानी में काम करें, तो आप मेरे अगेंस्ट कैसे निर्णय दे पाएंगे, या मेरी आप ट्रांसपेरेंसी के साथ मेरी बुराइयां कैसे लिख सकते, नहीं लिख सकते। इसीलिए जो कैग है ना, कैग सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारों के जो व्यय होते हैं ना, उनका एक एक पाई हिसाब लिख के रखते हैं, और लिख के रखने की वजह से लिखते हैं, इसीलिए तो उनका क्या है, सरकारों से स्वतंत्र व्यवस्था की गई। भारतीय संविधान में आर्टिकल के तहत प्रावधान किया गया ताकि सरकारों का उन पर जोर ना हो, नहीं तो मैनिपुलेट कर देंगे। पता लगे सरकारें क्या हैं, 5-5 हज़ार करोड़, 25-25 हज़ार करोड़, लाख करोड़ क्या है, घोट के पी जाएं। अब कैग वाले से कह दे कि तुम लिख दो भैयो, ठीक है, हम फंसे ना, ऐसा नहीं है। इसीलिए आर्टिकल, ये मेंस का भी बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत आता है, इसीलिए स्वतंत्र है, इसीलिए आर्टिकल में व्यवस्था है, संविधान में व्यवस्था है, स्वतंत्र रखा गया। और इसका कारण मैं बता दिया, ये इसलिए बता देता हूँ, कथन और कारण के आजकल सवाल 10-12 आते हैं जो उनके बिना देखो आपका प्री होना नहीं है। ठीक है, अगर वो नहीं बना पाए तो नहीं होता है, क्योंकि कुछ तो बनाने ही पड़ेंगे। इसकी पृष्ठभूमि कैग की देख लीजिए। तो कैनिंग को कैग के पद का सृजनकर्ता माना जाता है। तो लॉर्ड कैनिंग ने ऐसा क्या कर दिया था जिसे सृजनकर्ता बोलते हैं। तो सर्वप्रथम कैनिंग ने ही 1857 में 3 प्रेसिडेंसियों में
जिसमें कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में कैग की व्यवस्था की थी। ठीक है, माने लेखा जोखा की व्यवस्था, लेखा जोखा रखने की व्यवस्था किया था, वही आगे चल कर के भारतीय संविधान के 148 से 151 के बीच में क्या है, इसका प्रावधान है। इसका आर्टिकल रट लोगे तो आप पूरा देखो। ये रेंज रटवाता हूँ क्यों जानते हैं? रेंज रटवाते हैं इसलिए क्योंकि कभी कभी क्या है, पेपर के दौरान आप हूबहू याद करके जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है। वहाँ तुक्का मारने के लिए जब स्किप करता हो तो आपके रेंज पता होना चाहिए। जैसे 214 से 232 में हाई कोर्ट है, उसके बाहर अगर हाई कोर्ट से पूछ रहा है, आर्टिकल लिखा है, तो मैं मिसमैच मानूंगा, गलत मानूंगा। ये रेंज बताता है, ठीक है, कि कैसे आप टफ से टफ पेपर में आप सेलेक्ट हो सकते हैं। आसान में तो कोई भी सेलेक्ट होगा। ठीक है, तो पृष्ठभूमि देख लीजिए, बता दिया। उद्देश्य देख लीजिए, कैग का क्या उद्देश्य है? तो ये संघ और जो राज्य सरकार की प्राप्तियां होती हैं, या जो माने आय होता है, कमाते हैं सरकारें, जो प्राप्त करती हैं और जो व्यय करती हैं, उनका लेखा परीक्षण करना। ठीक है, उनका लेखांकन करना, उनको लिखना, उनका अकाउंटिंग तैयार करना, लिखना और उसकी ऑडिट करना। जैसे एक सिंपल सी बात करता हूँ मैं आपको, जैसे एक कंपनी में, एक दुकान में आप जाते हैं तो टैली किया, टैली कंप्यूटर में टैली कोर्स सीखने वाला व्यक्ति क्या है, जो भी पर्ची आती है, जो भी बिल होता है, उसको लिखता है, उसको कंप्यूटर में चढ़ाते, वो है अकाउंटिंग। ध्यान से समझ लेना, उसे कहते हैं लेखांकन, अकाउंटिंग। वो चढ़ा रहा है, लेकिन शाम को आप जाएं, ठीक है, और उसमें से क्रॉस चेक करें, पर्ची से मिला करके देखें कि कौन कितना बिल चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है, सही चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। इसे कहते हैं ऑडिट करना। क्या कहते हैं? ऑडिट करना। तो लेखांकन अलग चीज़ है, ऑडिट अलग चीज़ है। अगर ये समझ जाएंगे तो मैं सबसे टिपिकल टॉपिक, या इस टॉपिक का सबसे टिपिकल सेगमेंट आपको बहुत आसानी से समझा दूंगा। ठीक है, देखो आगे देखो। आज पानी लेके नहीं बैठा हूँ, गला सूख गया एकदम से। आर्टिकल 148 ये कहता है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक होगा और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाती है? अब आपको इतना आइडिया मैंने बता दिया ना कि ये भाग 5 में आता है, माने सेंट्रल संघीय स्तर पर आता है, केंद्र के स्तर पर आता है। तो इसका मतलब कौन होगा वहाँ पर? राज्यपाल तो हो नहीं सकता। इतना भी आइडिया आपके दिमाग में आ गई कि संघ के स्तर की बात है तो राष्ट्रपति ही करेगा। यही तो आपको समझाना चाहता हूँ कि आप रटो मत, आप पॉलिटी सीख लो। ठीक है, फिर बैठो, देखता हूँ कि इस पेपर में आपका नहीं निकलता है। वेतन, सेवा, शर्तों का निर्धारण कौन करता है यहाँ पर? तो संघ स्तर की बात है तो संसद करेगा, और संविधान में है तो संसद ही करेगा। अगर राष्ट्रपति से करवा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार माने मंत्रिपरिषद के कहने पर ही तो राष्ट्रपति काम करता है, और आप उसी से वेतन और जो है सेवा शर्तें तय करा दिए, तब तो आपका कैग के ऊपर क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी पकड़ हो गई है कि नहीं? तो ये समझ है। जैसे आज RTI है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना आयुक्त का कार्यकाल क्या है, केंद्र सरकार ने अपने अंडर ले लिया। इसीलिए तो भारत में सबसे क्या है, इस गवर्नमेंट के द्वारा किया गया संविधान में संशोधन, माने किसी एक्ट में संशोधन, जो RTI एक्ट 2005 में संशोधन किया गया है, वो सबसे ज़्यादा जनता को एम्पावर करने वाला एक्ट था, उसको सबसे कमज़ोर करने की स्थिति में कर दिया है। क्योंकि सरकार का नियंत्रण हो गया, तो सूचना आप किससे मांगोगे? सरकार के अगेंस्ट तो ही मांगते हो, तो सरकार के ही ऊपर आपका जो है कार्यकाल अगर निश्चित है, वही तय करेंगे, तो आप क्या ही बताओगे? बताओ ना आपकी नौकरी अगर मेरे ऊपर आ जाए कि मैं जब तक चाहूँ तब रखूँ, तो आप मेरे ही अगेंस्ट किसी से कोई कहे आप मेरे बारे में बताओ तो बताओगे? आप आनाकानी करोगे। यही रियल है, यही हुआ भी है। ठीक है, तो ये ध्यान से समझे रहना। आप समझो, आप एक ऑफिसर हो तो क्यों नहीं जानना चाहिए यार। वेतन, सेवा, शर्तों का निर्धारण कौन करता है? संसद के द्वारा। अनुच्छेद 149 क्या कहता है? यह कैग के कर्तव्यों और शक्तियों का निर्धारण करने की बात करता है। और निर्धारण कौन करेगा? क्या कार्य होंगे, क्या शक्तियाँ होंगी? संसद की विधि के द्वारा किया जाएगा। संसद इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों आते हैं। और अनुच्छेद 149 के तहत संसद द्वारा क्या किया गया है? ठीक है, कार्य और शक्तियों की व्यवस्था
संबंधी विधि बनाने की शर्त है। तो क्या कोई अभी तक विधि बनाया है? तो बनाया है। क्या बनाया है? एक विधि बनाया है, ठीक है, संसद ने, कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्ति सेवा शर्तें अधिनियम 1971। इसके तहत क्या किया गया है जानते हैं? इसके तहत इनके कार्य और शक्तियों के बारे में बात किया गया है, ठीक है। इसके तहत कैग क्या काम करे, क्या सेवा शर्तें होंगे, उसकी बात करेंगे। आगे देखिए, संघ, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की जो संचित निधि है, माने किसी भी सरकार की जो संचित निधि से या आकस्मिक निधि से या गवर्नमेंट अकाउंट लोक लेखाओं से संबंधित जो आय और व्यय है उसकी ऑडिट करना क्या है? ऑडिट करना इसका काम है, ठीक है। आपने सुना होगा, अभी मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे सबसे लेटेस्ट उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, आप खुली आंख में पढ़े रहोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगी, पॉलिटिक्स समझ में आएगा। जैसे अभी कैग ने अपनी रिपोर्ट दी है किसके अगेंस्ट? दिल्ली में जो शराब नीति थी, दिल्ली में जो केजरीवाल ने शराब नीति में परिवर्तन किया था, ठीक है, उसके तहत उसके परिवर्तन की वजह से कैग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि 2000 या 200 करोड़ रुपए का क्या है, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं याद आ रहा है, लेकिन इतना मुझे याद है कि 2000 करोड़ रुपए का क्या है, सरकार को घाटा हुआ है, सरकार को घाटा हुआ है। ये कौन लिखता है, कौन अपनी रिपोर्ट देता है, कौन अप्रॉक्सीमेशन करता है? तो कैग है। और दिल्ली क्या है? दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। तो आ गया ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है ना, ये संघ केंद्र सरकार के भी लेखा जोखा रखता है, राज्य सरकारों का भी लेखा जोखा रखता है, केंद्र शासित प्रदेशों का भी लेखा जोखा रखता है। समझ गए कि नहीं? तो ये मेरा समझाने का मतलब था उदाहरण के साथ, ठीक है। अगला देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे रट लो, ये पेपर में आया है, ये डेट रट लेना। डेट पे मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, डेट जो है वो है, ये रट लो। 1976 से इसके कार्य में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन क्या किया गया, कैसे, वो मैं बताता हूँ, सुनो आप ध्यान से, ठीक है। देखो, एक होता है अकाउंटिंग, अभी मैं बताया, ठीक है, किसी को खर्च किए गए पैसे को लिखना, इसे कहते हैं लेखांकन, ठीक है। क्या कहते हैं? लेखांकन, ठीक है। माने जो 5 रुपये गया उसे आप लिख दो, ठीक है, 5 रुपये इसमें गया, 10 रुपये इसमें गया, ठीक है, इस तरीके से आप लिखो, तो ये है लेखांकन। और कैग दूसरा काम क्या करता है ऑडिट, ठीक है। ऑडिट माने संपरीक्षण, माने जो लिखा है, जो आप उसको बता रहे हैं ना कि ये लिख लो, ये पर्ची है दवा की, ये पर्ची इसे चढ़ा दो, तो अगर दवा की पर्ची चढ़ा दिया सिंपली तो वो है अकाउंटिंग, लिख दिया, वो कंप्यूटर में चढ़ा दिया। लेकिन अगर कोई ये जांच कर ले कि तुम जो पर्ची मुझे दे रहे हो ना चढ़ाने के लिए, ये बताओ ये सही है कि नहीं, ये जो पैसा जिस दवा का लिए हो वो सही है कि नहीं, वो बताओ। तुम प्राइस से कम या ज़्यादा तो नहीं मुझे लेकर के उससे ज़्यादा लिए हो, मुझे कम दे रहे हो, ऐसा तो नहीं है। ये है ऑडिट, ये है ऑडिट। तो दोनों काम करता है, ध्यान से सुनना। अभी तक वो दोनों काम करता था, अकाउंटिंग और ऑडिट दोनों काम करता था। किसके लिए? राज्य सरकारों के लिए, केंद्र सरकार के लिए और संघ सरकार, तीनों सरकारों के आय और व्यय के संदर्भ में। लेकिन 1976 से ये बदलाव किया गया इसके कार्य में कि अब संघ सरकार के केवल संघ सरकार के आय और व्यय को ऑडिट करेगा, लेखांकन नहीं। ऑडिट करेगा, लेखांकन नहीं, क्योंकि बहुत बर्डन हो जाता है, इसीलिए लेखांकन का काम सीजीए को दे दिया गया, कैग नहीं, सीजीए को। किसको? सीजीए को दे दिया जाता है, एक सीजीए का पोस्ट बनाया गया, पद बनाया गया, ठीक है। तो कैग अब संघ के स्तर पर आय व्यय की केवल ऑडिट करता है, लेकिन लेखांकन का काम दूसरे बॉडी को दे दिया गया है, सीजीए को दे दिया गया है। अब ध्यान से सुनना, जो इम्पोर्टेंट है, किंतु राज्यों के स्तर पे, माने राज्य सरकारों के आय व्यय का अभी भी कैग ऑडिट भी करता है और लेखांकन भी करता है। जागते रहो, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिएगा अनुच्छेद 150। अनुच्छेद 150 कहता है संघ एवं राज्यों के
खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार रखना होता है। इसका मतलब क्या है, राष्ट्रपति जिस फॉर्मेट में कहेगा, कैग उसी फॉर्मेट में ऑडिट या लेखांकन रखेगा। यह 150 कहता है, लेकिन ये मत रटना आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगला आप रट लेना 151। अनुच्छेद 151 ये कहता है, ठीक है, कि जो भी कैग की रिपोर्ट होगी, कैग की जो रिपोर्ट आती है वह रिपोर्ट किसको जाती है, वह रिपोर्ट जाती है प्रेसिडेंट को, माने राष्ट्रपति को। किसको जाती है, प्रेसिडेंट को जाती है, राष्ट्रपति को जाती है, और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को, प्रतिवेदन को, कैग की रिपोर्ट और प्रतिवेदन को कहाँ रखवाता है, वो रखवाता है संसद की पटल पर, और संसद की पटल पर जब रखा जाता है तब क्या होता है, तब आपको पढ़ा चुका हूँ कि जो लोक लेखा समिति होती है, कौन सी, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति होती है, जिसमें 22 सदस्य टोटल होते हैं, और 15 कहाँ से, 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं। ये जो 22 सदस्यों की समिति होती है, जिसे लोक लेखा समिति कहते हैं, यह लोक लेखा समिति इसी प्रतिवेदन को जो संसद के पटल पर रखी जाती है कैग वाली, राष्ट्रपति के द्वारा, उसकी क्या करती है, वो ऑडिट करती, वो समीक्षा करती है कि कैग ने सही लिखा या नहीं लिखा। ठीक है, इसीलिए क्या है, वो कैग की भी निगरानी करती है। समझ गए कि नहीं? ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ पर क्या है, एक चीज़ और, अब राज्यों का जो अकाउंटिंग ये सब होगा वो किसको देगा, तो राष्ट्रपति को नहीं देगा। राज्यों वाला जो होगा, ठीक है, ऑडिट और वो, तो उसको राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपेगा, और राज्यपाल किसको सौंपेगा, राज्यों की विधायिका, माने जो राज्य विधानमंडल होते उस पर। अब वहाँ जाएगा तब क्या होगा, वहाँ भी वही लोक लेखा समिति और उसकी ऑडिट करेगी, उसकी समीक्षा करेगी, और सरकार की बल भर खिंचाई होगी अगर गलत हुआ तो। ठीक है, अब देखिए अंतिम पेज है आपको, लोकहितवाद। ये जानते हो, ये पढ़ना ये प्री के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन आपको लाइफ में व्यक्तिगत तौर से जानते रहना। एक आप एज ए स्टूडेंट, एज ए देश के नागरिक के हिसाब से जानते रहना। आप एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, मैं इस बात को मानता हूँ। देखो, इसे ही PIL कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे ही PIL कहते हैं। बहुत बार आप सुने होंगे PIL दायर किया जा रहा, PIL दायर किया गया। क्या है PIL? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ध्यान से अब समझना यहीं पे, जब भी आपका कोई मामला होगा तो वो आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट होगा, लेकिन अगर आप सार्वजनिक हित की बात करेंगे, किसकी? सार्वजनिक हित की बात करेंगे, तब वहाँ पर क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट बोला जाता है। अब जब भी व्यक्तिगत और सार्वजनिक में जानते हैं कि नहीं, जब भी सार्वजनिक होता है तो उसमें स्वार्थ नहीं होता है, उसे ही सार्वजनिक कहते हैं, और जब भी व्यक्तिगत होगा तो उसमें स्वार्थ होता है। बस इतना अगर आप समझ जाएंगे तो आगे हम समझ पाएंगे। मैं आपको उतार दूंगा आपके दिमाग में। ठीक है, आगे देखिएगा। मुख्य पृष्ठभूमि, बहुत गला सूख गया है, बिना पंखे कितनी रात में जो है चलाओ तो गला सूख जाता है, पानी नहीं लेके बैठे। देखिएगा, मुख्य पृष्ठभूमि में देखिए, इसमें देखो मैं एक सिंपल तरीके से बता देता हूँ। अच्छा, एक बार पढ़ ही देता हूँ। देखो, किसी व्यक्ति, मैं अपने आप से इसका डेफिनेशन बना के भी लिखा हूँ, सिंपल। देखिए, किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति जो निर्धनता, अशिक्षा अथवा अन्य कारण से न्याय तक पहुँच सुनिश्चित न कर सकता हो, ठीक है, न कर सकता हूँ लिख दिया हूँ, न कर सकता हो, उसको न्याय दिलाने के लिए न्यायालय में वाद लाया जा सकता है, उसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। अब मैं एकदम सिंपल बताता हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, जैसे आप एक ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े लिखे, पॉलिटी आप यहाँ हमारे साथ पढ़ लिए। ठीक है, एक आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो गए, आपके पड़ोस में एक जो है सामान्य गरीब व्यक्ति है। ठीक है, उसके किसी ने फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया है, ठीक है, या उसकी ज़मीन हड़प लिया है,
या वो किसी ने ज़बरदस्ती किसी केस में फंसा दिया और कहाँ है, जेल में पड़ा है। किस में है ये, जेल में पड़ा है। और आप यहाँ पड़ोस में हैं और आप जानते हैं, अब आप पढ़े लिखे हैं, आपका हृदय भी क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करता है। ध्यान से समझना, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करता है और आप देख रहे हैं, आपको लगता है यार कि मैं पढ़े लिख के जीवन में क्या ही किया, संसार में तो जीवन में सब अपने लिए जीते हैं, मैंने क्या दूसरे के लिए नहीं जीना चाहिए। तो आप यहाँ देखिए, इस व्यक्ति की दशा को देख करके आप समझ पा रहे हैं कि ये व्यक्ति क्या है, निर्धनता की वजह से या गरीबी की वजह से, या इसके घर में केवल ये सिंगल व्यक्ति था। अब इसका कोई न रिश्तेदार है, न कोई न नात है, न रिश्तेदार, न दोस्त यार हैं, कोई इसको न्याय दिलाने के लिए अब कोई केस इसका लड़ने ही नहीं जा रहा है। बेचारा वो न चाहते हुए भी जेल में पड़ा हुआ है। तब आपके दिमाग में आया कि यार सर ने तो पढ़ाया था, यार हम PIL पढ़े हैं, अगर हम अच्छी सद्भावना से, मैलाफाइड इंटेंशन नहीं, ध्यान से सुनना, दुर्भावनापूर्ण नीति से नहीं, अगर आप सद्भावपूर्ण से आपके मन में आई, दया आया, तो अब आप क्या है, इस व्यक्ति का जो अपने पड़ोस में, अपने गांव में है, आपके क्षेत्र में है, आपके देश के किसी भी कोने में है, ऐसे व्यक्ति का केस आप जो है सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट में जा कर के इसके केस को आप लड़ सकते हैं, आप इसे लड़ सकते हैं, ठीक है, और उसे न्याय दिला सकते हैं। समझ गए कि नहीं। अगर आप ऐसे व्यक्ति को आपके द्वारा, ठीक है, दायर किया जा रहा है मुकदमा, तो इसी को कहेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL दायर किया जाता है। और जब PIL दायर करेंगे तब अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत क्या है, अनुच्छेद 32 के तहत फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, रिटेज इसमें जारी करने की पावर है जो है हाई कोर्ट को, और 226 के तहत हाई कोर्ट और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में। उसके तहत दोनों ही कोर्ट में क्या है, उसकी प्रति न्याय की समझ प्रति संज्ञान लिया जा सकता है, उसे न्याय दिया जा सकता है। देखो आपके वाद ले जाने पर, आपके कहने से, समझ गए कि नहीं, ये है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और यहाँ पर ध्यान क्या रखना, मैलाफाइड इंटेंशन से नहीं, दुर्भावनापूर्ण इंटेंशन से नहीं जाना। जैसे हो, ऐसा भी हो सकता है ना, आप इससे जा कर के क्वांटम धीरे से बात कर लो कि ऐसा है, तुम्हारे पास कोई आने जाने वाला है नहीं, ठीक है। अब ये देखो, आज का जो व्यक्तिगत, जो व्यवहारिक है, मैं उसमें भी उस बात को भी इसमें समेट रहा हूँ, ठीक है। कैसे बताऊंगा कि आप कैसे देख रहे हैं कि आज के ज़माने में एक क्या है, एक पेशा हो गया है लोगों का। अगर ये व्यक्ति अकेला है, इसके पास प्रॉपर्टी है, मान लो 10 बीघा है, ठीक है, या संपत्ति है, तो आप कहो कि देखो ऐसे तो तुम अकेले हो, तुम्हारा कोई नहीं, कुछ नहीं, तुम सड़ जाओगे, ठीक है, मैं तुम्हें PIL के मदद से छुड़ा दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे 5 एकड़ ज़मीन अपनी देनी पड़ेगी। समझ गए। ये क्या कहेगा, ऐसे मैं सच में सड़ जाऊंगा, इससे बेहतर है कि 5 एकड़ ज़मीन तुम ले लेना, 5 एकड़ मेरे पास है, मुझे निकाल दो। तो ये PIL से दायर किए और निकलवा दिए, तो बाद में 5 लाख 5 एकड़ किसी और के नाम दिलवा लो। ये आज का एक पेशा भी है। बस ये है कि आप किस तरीके से, ठीक है, खेलते हैं, कितनी आप समझ और न्याय व्यवस्था के साथ आप पारंगत हैं खेलने के लिए, ठीक है। तो आजकल ऐसा हो भी रहा है, ठीक है, क्योंकि ये लूप हॉल से है, क्योंकि उसकी जांच उतनी अच्छे से नहीं की जा सकती है कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। लेकिन हमेशा सबके पक्ष और विपक्ष होते हैं, तो हमेशा हम भारत के जो नागरिक होते हैं, हमारी संसद होती है, हम हमेशा अच्छी नीयत के साथ बनाते हैं विधेयक को, वो दुर्भावनापूर्ण लोग करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ऐसे आजकल बहुत होता है, तो एक कमी भी देख ली। लोकहितवाद का प्रारंभ कब हुआ, ये कहाँ से हुआ, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लेना। जो PIL का कॉन्सेप्ट है ना, ये कहाँ से आया, PIL का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, ये USA से है। कहाँ से है, USA से है। भारत में कब आया, तो 1980 के दशक में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है खेला, किसे भारत में PIL का जनक माना जाता है, तो PN भगवती और कृष्णा अय्यर को। इसमें भी दोनों में सबसे ज़्यादा किसका नाम आता है, अक्सर आप देखेंगे PN भगवती को। 1980 के दशक में कहाँ से लिया गया है, USA से। और है क्या PIL, किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, जो अशिक्षा, असहाय या इस तरीके का है, आप उसको क्या है, सद्भावपूर्ण से न्याय दिला सकते हैं।
अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, ठीक है, लोकहितवाद क्या है, ये मैं बता देता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझ के हिसाब से। लोकहितवाद क्या है, न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म का पक्ष है। माने अगर न्यायिक सक्रियता की बात करें तो न्यायिक सक्रियता यही है कि सुप्रीम कोर्ट किसी क्या है ऐसे व्यक्ति को न्याय सुनिश्चित कर सकता है अपने विवेक के आधार पर, ठीक है, जिसके बारे में कोई वो व्यक्ति ना आ पाता हो, कोई अन्य व्यक्ति ही आ जाए। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे अब मैं बता देता हूँ, आप एज ए व्यक्ति के रूप में अभी न्याय दिलाए थे ना उसको PIL दायर करके, कल को आप जब बहुत अच्छे अधिकारी बन जाएंगे, जब सोशल काम करना चाहते होंगे, आप NGO बनाएंगे, तो आपका NGO माने संस्था भी हो सकती है, कंपनी हो सकती है, NGO हो सकता है, आपका NGO भी ऐसे देश में किसी भी लोगों को क्या कर सकता है, न्याय दिलाने काम कर सकता है। और बहुत से NGO आज के देश में, मतलब आज देश में काम कर रहे हैं जो PIL के माध्यम से न्याय दिलाते हैं, ठीक है। ये व्यवहारिक था। लोकहितवाद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे देख लीजिएगा, लोक अदालत अंतिम पार्ट है, इसका देख लीजिएगा। लोक अदालत किसे कहते हैं, लोक अदालत में एक थोड़ा पढ़ देता हूँ, बहुत सामान्य है, इसमें प्री के थोड़े कम फैक्ट आते हैं। कानूनी प्रक्रिया से अलग यह आपसी समझौते, ये ध्यान रखना, आपसी समझौते पर आधारित तीव्र और सरल न्याय प्रदान करने की एक व्यवस्था है, जिससे बहुत तेजी आ सके और ज़्यादा मामले लंबित ना हो और आपसी समझौते के माध्यम से हो, सजा फांसी ये सब ना हो। प्रावधान क्या है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा इसका प्रावधान किया गया है लोक अदालत का, ठीक है। इसमें संरचना की बात करें तो पीठासीन अधिकारी जो होते हैं, मेन अध्यक्ष जो होते हैं वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, एक अधिवक्ता जो वकील होता है इसमें, और एक सामाजिक कार्यकर्ता होता है। अभी आप देखेंगे अमर सिंगर सर जो हिस्ट्री आपको पढ़ा रहे हैं, घटना चक्र के तो निर्मल सर पढ़ा रहे हैं, जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सेलेक्टेड हैं, वो उनके यहाँ इस समय क्या है, उनके यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर इस समय पूरे जैसे देश में लोक अदालत लगने वाली है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा काम है, इसीलिए उनका देख रहे होंगे आप लेक्चर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप व्यक्तिगत सब चीज़ जानते रहेंगे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसका निर्णय, ध्यान से देखना, इसका निर्णय अंतिम होता है, अर्थात इसके निर्णय के विरुद्ध कहीं अपील नहीं की जा सकती है। माने ना सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ना हाई कोर्ट जाएंगे, अपील नहीं कर सकते। अगर इसी मुद्दे को शुरू करना है तो स्टार्टिंग से वहाँ स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इनके विरुद्ध जाके वहाँ अपील नहीं कर सकते। कोई कह दे कि कथन कारण सवाल कह दे कि कारण, ठीक है, कारण लिख दे, तो कारण इसका क्या है, कारण ये है कि इसका जो न्याय देने की प्रक्रिया है वो क्या है, समझौते के आधार पर। किस पे है, समझौते के आधार पर है। अगर समझौते के आधार पर है तो दोनों लोग जब समझौता कर लिए हैं और तब निर्णय अगर दिया जा रहा है तो माना जाएगा कि दोनों लोग जब संतुष्ट थे, ठीक है, तो अब उसमें विवाद की क्या जड़ बची है। समझ गए कि नहीं, इस तरीके से, ठीक है। तो आज ये लेक्चर आपका वाइंड अप होता है, ठीक है, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, 18वां लेक्चर पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पर रुकते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।